Hello students, good morning to all of you. Myself Mrs. Anupama Das, a teacher in political science, wants to invite you all in my new YouTube channel that is Prerana YT. Students, जैसे कि मैंने कहा है प्रेरणा YT शोली एक एजुकेशनल चैनल है फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां CBCS के अंदर हर एक सेमेस्टर की कोर्सेज को यहाँ डिस्कशन किया जाता है. In different period of time also there is the provision of review of questions for them so that students they will be well prepared themselves and they will create a ground of successfulness through this channel. So let us move towards the present topic of today. Students, आज हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की नाम से भी जाना जाता है. क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, एज यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी दैट कम्स अंडर द 5th सेमेस्टर सिस्टम. क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी एक ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है, एक ओल्ड सब्जेक्ट है, एक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहां हम बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की थॉट को एनालिसिस करते हैं. बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की आइडियाज को हम यहाँ एनालिसिस करते हैं. उनका कंट्रीब्यूशंस especially with regard to the administration of the state, with regard to the origin of the state, nature and functions of the state, structure and most importantly state and individual relationship को यहाँ हम broadly discussion करते हैं. So western political thought और classical political philosophy एक broad area of study है, जहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा. यहाँ हम डिस्कशन करेंगे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, 3 contractual political thinkers, that is Hobbes, Locke, Rousseau. All these political thinkers and their political thought will be analyzed under this provision of classical political philosophy in different classes. So आज हम डिस्कशन करने वाले हैं one of the most eminent political thinker of Western world, that is Plato. प्लेटो को आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है. प्लेटो एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनका गुरु थे सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की टीचर प्लेटो थे. उनका कंट्रीब्यूशंस टू द एंटायर फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज जस्ट एमिनेंट वन, एवरलास्टिंग वन एंड सेमिनार वन. Because Plato provided a new foundation to the Western political philosophy. प्लाटो का थॉट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक जैसे कि फाउंडेशन को क्रिएट किया था. उनका बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, एकेडमी, एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, and it was the first university in the ancient Europe. You can able to find in the pages of history. So we shall start this study today about Plato. So let us analyze its entire political thought very systematically and lucidly here. So let us move towards the structure of the study. That means आज हम प्लेटो के कौन कौन से विषय पर चर्चा करते हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटोस लाइफ. दैट मीन्स प्लेटो का जन्म कब हुआ था, उनका लाइफ टाइम कैसा था. उसके बाद उनका एक्सपीरियंसेस इन एंशिएंट ग्रीस. उसके बाद उनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या क्या था. उसके बाद उनका मेथड ऑफ स्टडी और उसके बाद उनका सिग्निफिकेंट वर्क्स एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस को आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे.
नेक्स्ट क्लास में हम उनका जो डिफरेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस है फॉर द क्रिएशन ऑफ एन आइडियल स्टेट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, ideal state and other things we will analyze. But today's class, it is an introductory class. That's why I am presenting some of the important thoughts, some of the important structure of the study now, that is introduction to his valuable contributions. So shall we start today? So let us move towards the topic. First of all, when we analyze Plato's life, first of all, we come to know Plato born in 427 BC. प्लाटो का जन्म हुआ था 420 BC में और उनका निधन हुआ था 347 BC में. So he lived for a long 81 years. बहुत ही लॉन्ग लाइफ था उनका. उनका रियल नाम था, चाइल्डहुड में उनका रियल नाम था अरिस्टोक्लेस, जिसका मीन्स होता है बेस्ट एंड रिनाउंड. जो बेस्ट और रिनाउंड होते हैं, बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर होते हैं, उनको अरिस्टोक्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता था. सो प्लेटो का बचपन का नाम था अरिस्टोक्लेस, बट हिज निकनेम वाज ऑल्सो देयर. हिज निकनेम वाज प्लेटो एंड देयर वाज ऑल्सो ए रीजन बिहाइंड इट. प्लेटो क्यों कहा जाता था उनको? क्योंकि उनका ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स था. उनका ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की वजह से उनको प्लेटो के नाम से जाना जाता था. और इस निकनेम बाद में उनका ओरिजिनल रिकॉग्निशन बन गया. सारा वर्ल्ड में उनको प्लेटो के नाम से जाना जा रहा है अभी तक. So let us analyze his experiences. प्लाटो जब बचपन में उनका समय गुजरा, ग्रीस उस वक्त एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कंडीशन में था. ग्रीस of his time, it was a period of great turmoil. Turmoil means it was a period of great uncertainty. It was a period of great disturbances. It was a period of great disturbances. It was a period of great uncertainty. निश्चितता नहीं था, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस थे, बहुत सारा प्रॉब्लम थे. तो उसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज ए वॉर बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ ग्रीस, एंड दिस वॉर वाज नोन एज पेलोपोनेशियन वॉर. And this war was held in between Athens and Sparta. You definitely know about the name of Athens and Sparta in the chapter of history. You must have to come in contact with these two name of the state of ancient Greece. आप लोगों को जरूर पता होगा, क्योंकि ग्रीक के जो दो राष्ट्र थे बहुत ही पॉपुलर थे. हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये दो राष्ट्र का नाम आ जाता है. तो एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक वॉर हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर. आप लोगों को भी पता होगा, हिस्ट्री जब आप पढ़ती होंगी तो पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था. और पेलोपोनेशियन वॉर के वजह से एथेंस का फॉल हो गया, मतलब पतन हो गया. पेलोपोनेशियन वॉर 20 ईयर्स तक लगातार चलता रहा. और एट द लास्ट मोमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, एथेंस देयर वाज ए फॉल ऑफ इट्स कंडीशन. इस वॉर की वजह से एथेंस का फॉल और इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया. बिसाइड्स दिस, one more experience you also find in ancient Greece during its lifetime, that is degradation of democracy. एथेंस में गणतांत्रिक व्यवस्था जो थी उसका अधोपतन स्टार्ट हो गया था. जो शासक थे, जो रूलर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो बिल्कुल भी केयरिंग नहीं थे अपनी जनता के लिए, अपना शासन के लिए.
They were only spending their time only lavishly, they were only thinking about themselves, not thinking about the administration of the country. So what will be the result? Definitely miseries, different kind of problems will be surrounded in the life of the people. अगर देश की शासक अगर ठीक तरह से शासन को अपने हाथ में नहीं लेता है तो क्या होता है? देश में अस्थिरता, देश में इंस्टेबिलिटी and different kind of problems grew out. So that type of result we can able to find in ancient Greece. Thereafter, one more experience also you can able to find, that is the security of city-state was also under the threats from the Persian. इस समय क्या हुआ था? 5th century BC में जो ग्रीक के सिटी स्टेट्स थे वो बार बार पर्शियंस का थ्रेट, उनका अटैक को उनको सहना पड़ता था. एक तो पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस का फॉल हो गया, डेमोक्रेसी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन इट वाज नॉट एबल टू डेवलप इटसेल्फ, एंड thereafter the threats of Persian, their attacks. So what will the condition of the society, what will be the condition of people? अगर एक ही राष्ट्र में इतना सारी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम में जनता का कंडीशन क्या होगा? यू कैन बेटर एबल टू थिंक अबाउट दैट. तो ये था नेगेटिविटी जिसके अंदर प्लाटो का चाइल्डहुड डेवलप हुआ था. नेगेटिविटी जिसके अंदर प्लाटो का चाइल्डहुड डेवलप हुआ था. उसके बाद क्या हुआ? सम पॉजिटिविटी आने लगा. पॉजिटिविटी इन द सेंस दैट इट वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ सोफिस्ट. सोफिस्ट मतलब क्या? सोफिस्ट दे वर पेड टीचर्स. द सोफिस्ट they were known to spread their knowledge through working, and through their acts of teaching they were paid by the people. तो सोफिस्ट ज्ञान का वितरण करते थे और उस ज्ञान के वितरण के लिए उनको लोगों से पैसा मिलता था. सोफिस्ट they were very talented one. They were giving importance to metaphysics, ethics and so many other subjects in this period of time. They were freelance teachers, that means they were paid teachers. वो ज्ञान बांटते थे और उस ज्ञान बांटने के लिए उनको पैसा मिलता था. That means it was a source of income. So their teaching were mainly based upon logic and philosophy. और दिस काइंड ऑफ एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी इस सोफिस्ट टीचर से बहुत ही प्रभावित हुआ था. बट दिस टीचिंग इट वॉज नॉट फॉर ऑल द पीपल इन द सोसाइटी. सोफिस्ट टीचर्स तो थे, वो सभी के लिए नहीं थे, समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं थे. उनका बस लिमिटेशन था, बस रिच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, रिच क्लास ऑफ पीपल को वो एजुकेशन बांटते थे. क्योंकि रिच क्लास को अगर वो बांटेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा उनको, और पुअर क्लास वो उतना दे नहीं पाएंगे. तो सोफिस्ट टीचर्स बस रिच क्लास पीपल को सर्व करते थे और उसके बदले उनको बहुत सारे पैसा मिलता था. तो यहाँ आता है सोफिस्ट टीचर्स, उनका टीचिंग ये भी बहुत ही एक ग्राउंड है जिसका प्रभाव प्लेटो के दिमाग में पड़ा था. क्योंकि फर्स्ट सोफिस्ट टीचर जो थे पाइथागोरस के इन्फ्लुएंस प्लेटो के माइंड पर बहुत ही ज़्यादा हुआ था. बहुत सारे बोलते हैं सोक्रेटिस भी एक सोफिस्ट थे. सोक्रेटिस सोफिस्ट नहीं थे. सोक्रेटिस he was providing education just like the sophist,
but in return he was not demanding or he was not having any intention to get money from the people. So it was on the basis of pure will he was providing education to the student in that period of time. So Socrates सोफिस्ट से कहीं ज़्यादा अलग थे, जहाँ सोफिस्ट पैसा लेकर शिक्षा को दान करते थे, वहाँ सोक्रेटिस अपना ही इच्छा में वो समाज को ज्ञान देते थे, एजुकेशन को बेटर कंडीशन में डेवलप करना चाहते थे. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या क्या आया था. प्लेटो he was very much influenced by the then situation of ancient Greece. जैसे कि मैंने earlier भी कहा है, एंशिएंट ग्रीस 5th सेंचुरी विश्व में बहुत ही टर्मोइल सिचुएशन से गुजर रहा था. इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग टाइम इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. इट वॉज अ वेरी अनसर्टेन पीरियड. सो as I have said you earlier also, there was also the situation like Peloponnesian War in between Athens and Sparta, where Athens fell down. The condition of democracy, it also fell down, deteriorated. उसका डिग्रेडेशन आरंभ हो गया था in each and every sector of life. So, डेमोक्रेसी का इस तरह अधोपतन देखते हुए प्लेटो टोटली उनका विश्वास उस पर उड़ गया था. इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर टोटली उनका फेथ नहीं रहा. सो सेकेंड इन्फ्लुएंस ये तो था उनके उस दी देन सिचुएशन का. सेकेंड इन्फ्लुएंस उनका गुरु सोक्रेटिस का था उनके लाइफ में. सोक्रेटिस, जैसे कि मैंने कहा है, सोक्रेटिस वो गुरु थे और सोक्रेटिस वो ज्ञान बांटते थे बिना कोई फीस लेकर. तो प्लेटो उनका शिष्य होने के नाते एक बहुत ही उनका प्रभाव उनके ऊपर आया था. especially of two important doctrines, that is ideal is real and virtue is knowledge. Ideal is real and virtue is knowledge, ये दो चीज जो सोक्रेटिस बताए थे प्लेटो को, प्लेटो सोचने लगे और उसको मानते हुए बाद में उनका जो आदर्श राष्ट्र जिसको हम आइडियल स्टेट कहते हैं, ये दो चीज को लेकर उनका संरचना एक आदर्श राष्ट्र का शुरू हुआ था. आइडियल इज रियल मतलब क्या? जो आदर्श है वही रियल है. और जो वर्च्यू मतलब क्या? टैलेंट, द रियल टैलेंट. आइडियल इज रियल मतलब क्या? जो आदर्श है वही रियल है. और जो वर्च्यू मतलब क्या? टैलेंट, द रियल टैलेंट. एग्जैक्टली, it is having knowledge. Those people are having good talents, they are knowledgeous. ये दो चीज उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाला था. So, these two important things को रियलाइज करने के लिए उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गया था. वो सोचने में लगे, what is right and what is wrong, what and how will be a best educational system. क्या सही है, क्या गलत है, एक राष्ट्र में बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसे हो सकता है, who will be an ideal man, कौन एक आदर्शवादी मनुष्य है, who will be an ideal ruler, एक आदर्श शासक कौन है और कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, एक आइडियल गवर्नमेंट का क्वालिटी क्या होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो रियल एंड ऑफ द स्टेट है लाइफ ऑफ वर्च्यू, इसको कैसे हम अटेंड कर पाएंगे. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही एनालाइज्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. सो हम इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहला इन्फ्लुएंसेस क्या था? पहला इन्फ्लुएंसेस दी देन सिचुएशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस, डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. नंबर 2, सोक्रेटिस का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हुआ था. उनके 2 आइडियल डॉक्ट्रिन्स, दैट इज आइडियल इज रियल एंड वर्च्यू इज नॉलेज. उसके बाद
प्लेटो के ऊपर अदर 3 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स की भी इन्फ्लुएंसेस आ गया था। जैसे मैंने पहले कहा है, पाइथागोरस हु वाज हैपेंस टू बी द फर्स्ट सोफिस्ट। जो सोफिस्ट होते थे पाइथागोरस, वो फर्स्ट सोफिस्ट थे, वे टीचर्स। उसके बाद पार्मेनाइस, हेराक्लिटस, इनका भी बहुत सारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। तो एक तरफ एंशियंट ग्रीस का दी देन सिचुएशन, डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सोक्रेटिस की 2 आइडियल डॉक्ट्रिन्स, and most importantly the influences of Heraclitus, Parmenides and Pythagoras बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला था प्लेटो की दिमाग में। प्लेटो सोचने लगे क्या सही है, क्या गलत है, एक देश की एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी मनुष्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी शासक कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, जो कि लाइफ वर्च्यू स्टेट की रियल एंड जो है उसको वो अटेंड कर सकता है। सो प्लेटो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही ट्रेवल्ड all across the world and gave his philosophy in the form of dialogues or lectures. विश्व की बहुत सारे राष्ट्र को विजिट करने लगे और उनका जो फिलॉसफी था उसको वो डायलॉग्स और लेक्चर्स के माध्यम में उसको स्प्रेड करने लगे। उसके बाद आता है उनका मेथड ऑफ स्टडी। एज यू नो, प्लेटो वॉज द बेस्ट नोन एंड वाइडली स्टडीड फिलोसोफर। सो उनका जो परिस्थिति, उनका जो समय था, उनके जो मानसिकता पर जितना भी प्रभाव आया था, जितना भी इन्फ्लुएंस आया था, उसी के हिसाब से उनका मेथड ऑफ स्टडी डेवलप हुआ था। So first of all, Plato used deductive methodology or philosophical method. Thereafter, he developed the teleological method. Teleology means the object with an objective. Thereafter, he used the analogy. Analogy means to bring about similarities. क्या क्या सामंजस्यता है in the philosophical stream of thought. Thereafter, he followed the historical method, and this historical method, it got a very special importance, especially in his 2 important works, Statesmen and Laws. So questions भी आ सकता है, historical method और प्लेटो कौन कौन सा उनका राइटिंग्स में प्लेस्ड है, that is Statesmen and Laws. Thereafter, we will move towards his significant works and valuable contributions. प्लेटो, उनके जो ऊपर प्रभाव आया था उनके समय की बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की, सो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे उनका आइडियाज़ को, उनके आइडियाज़ के माध्यम से वो कुछ लिखना चाहते थे, बताना चाहते थे समाज को। सो उनके ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस में उनका राइटिंग्स एक मेजर वर्क ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही रोट डाउन द रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा ही पुस्तक था जहां एथिक्स, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स को एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया गया था। रिपब्लिक, इट वॉज द ग्रेटेस्ट एंड वेल नोन वर्क ऑफ प्लेटो। और क्वेश्चंस पे आता है, रिपब्लिक को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंसर्निंग जस्टिस। सो रिपब्लिक को जब वो लिखते थे और लिखने लगे, what was the form? It was written in the form of dialogue.
and it was a method of great importance to clarify the questions and establishing the truth. डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और स्पेशली ट्रूथ क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, उसको वो स्पेशली इम्पोर्टेंस देने के लिए वो डायलॉग मेथड को फॉलो किए थे. इसके बाद हम आगे भी देखते हैं रिपब्लिक. इट वॉज द मोस्ट फाइन एग्जाम्पल ऑफ डायलेक्टिकल मैथड. पॉलिटिकल साइंस में डायलेक्टिकल मेथड्स आगे भी जाकर हम लोग पढ़ेंगे. हीगेल के कंसेप्ट में डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, हीगेल, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मार्क्स. So dialectical method, first of all, it was developed by Socrates. But this dialectical method, dialectical means what? It is a process of debate and discussion. So dialectical method को हम देखते हैं रिपब्लिक में, वहाँ जहाँ पर वो डिबेट डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम ट्रूथ को एस्टैब्लिश कर सकेंगे, रियल एंड ऑफ द स्टेट को हम लोग कैसे अटेंड कर पाएंगे. देयर आफ्टर ही ऑल्सो सेड अबाउट द वर्ड रिपब्लिक मीन्स एग्जैक्टली व्हाट, व्हाई ही हैज गिवन द नेम जस्ट कंसर्निंग जस्टिस. क्वेश्चन आता है रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है, कंसर्निंग जस्टिस. रिपब्लिक मतलब हम लोग समझते हैं स्टेट्स और पॉलिटी इन लैटिन सेंस, बट हियर एक्चुअली that doesn't imply the states or polity. Republic means justice. और रिपब्लिक मीन्स जो जस्टिस है, जस्टिस मतलब प्लेटो के सेंस से जस्टिस मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस. एक राष्ट्र में काम को बांटना है, हर एक टैलेंट से, हर एक व्यक्ति के अंदर जो छिपाई है वो जो वर्च्यू, उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, कौन क्या काम कर सकता है. स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस. उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी किसका काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा. और उसके बाद आता है हार्मोनी, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा. पर उन 3 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाद में जस्टिस कंसेप्ट में, जैसे कि रूलर, देयर आफ्टर द मिलिट्री गार्डियन, रूलिंग गार्डियन, मिलिट्री गार्डियन एंड द प्रोड्यूसिंग क्लास. 3 क्लासेस का डिस्क्रिप्शन जस्टिस कंसेप्ट में दिया हुआ है. अब नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्क्रिप्शंस मैं करूँगी. तो जस्टिस मतलब क्या है, जस्टिस मतलब है 3 क्लासेस ऑफ पीपल का डिवीज़न. कौन क्या काम करेगा, जो शासन में है, जो रूलिंग करेगा वो प्रोटेक्शन नहीं करेगा, जो प्रोटेक्शन करेगा वो रूलिंग नहीं करेगा. और जो थर्ड कैटेगरी आता है, ऊपर जो 2 क्लास का पीपल हैं उनका नीड्स को फुलफिल करेगा, दैट मीन्स प्रोड्यूस करेगा. उनका बेसिक नीड्स जो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ है उसको फुलफिल करेगा. तो 3 क्लासेस ऑफ पीपल हम यहाँ पाते हैं. दैट्स वाई रिपब्लिक, इट इज़ अ वेरी good ground of contributions of Plato's political philosophy. We will later discuss on it in a very broad way. So today we are going towards what actually it deals about. That is the most important area of discussion today. So Republic अंदर क्या क्या है, मेटाफिजिक्स है. मेटाफिजिक्स मतलब क्या है, the idea of good. Thereafter moral philosophy, दैट मीन्स वर्च्यू ऑफ ह्यूमन सोल, जो मैंने अभी कहा है किसके अंदर क्या क्या वर्च्यू है. किसी को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, किसी को प्रोटेक्शन आता है, किसी को प्रोड्यूस करना आता है, जो वर्च्यू है, मोरल फिलॉसफी. देयर आफ्टर एजुकेशन, हम कैसे जानेंगे कि किसके अंदर कौन सा वर्च्यू है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इसके लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट मीन है, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है
जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन रूलर बनेगा, कौन प्रोटेक्शन के लिए बनेगा और कौन प्रोड्यूस के लिए बनेगा, स्टेट के लिए. सो दैट द रियल एंड ऑफ द स्टेट, दैट इज लाइफ ऑफ वर्च्यू, कैन एबल टू बी अटेंडेड. Thereafter, in the chapter of Republic, it also deals with an ideal state. Ideal state मतलब क्या, एक आदर्श राष्ट्र कैसा होगा. मैंने पहले कहा है 3 classes of people will be there on the basis of the identification of the virtue through the system of education, where the real end of the state will be attained, that is life of virtue. So in this way, Plato provided a very clear-cut ground, a very systematic ground, a very scientific ground of his political philosophy, where he has proved himself. No doubt he is an idealist political thinker, but he has proved himself that he is an out and out or completely a modern political thinker. His political philosophy has provided a greater ground of contributions to the different period of time to the field of politics. He has provided a sole foundation to the entire political philosophy or to the entire classical political philosophy of political science. So in this class, just I have narrated it. So इस क्लास में मैं एक छोटे से टॉपिक स्टार्ट की थी, जिसके अंदर प्लेटो का लाइफ टाइम है, प्लेटो के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस है, प्लेटो के एक्सपीरियंसेस क्या था, प्लेटो के समय में क्या क्या प्रॉब्लम आया था, जिसके ऊपर वो सोचने लगे कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसा होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए. सो उनका थॉट, उनका कंट्रीब्यूशंस उनके राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है, जहाँ राइटिंग्स में हम लोग पाते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशंस ग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिक्स के लिए, आज भी एक नोबल ग्राउंड क्रिएट करता है. ऑफ कोर्स इट इज़ आइडियलिस्ट वन, ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज ए यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर. ऑफ कोर्स उनका जो थॉट था वो फ्यूचर में रियलिटी होने के लिए, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए उतना संभव नहीं है, पर आज भी एक ग्राउंड है जहां पॉलिटिक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देश के हर व्यवस्था के लिए एक इंस्पिरेशन है और आगे भी एक इंस्पिरेशन ही रहेगा. सो विद दिस आई कंप्लीटेड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्लेटो. And after this, I will move towards the most important concept, that is the concept of justice, where I will analyze what is the concept of justice, and in defining the concept of justice, how he has analyzed the different concept of justice propounded by different political thinkers, and thereafter he has bring about some lacunas within it. नेक्स्ट क्लास में मैं जस्टिस कंसेप्ट को एनालाइज करूंगी, जहां प्लेटो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को एनालिसिस किए हैं, उनका डिमेरिट्स को, उनका लेक्यूनास को पॉइंट आउट किए हैं, और उसके बाद अपना ही कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को वो डेवलप किए हैं. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय एंड थैंक यू.